हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। आसमान में बादल घुमड़ घुमड़ कर गरज रहे थे, मानो किसी दर्द को अपने अंदर समेटे बैठे हों। अर्पित रेलवे स्टेशन के एक कोने में खड़ा था, हाथ में एक पुरानी मुड़ी तुड़ी चिट्ठी पकड़े। वह बार बार उस चिट्ठी को देखता, फिर आसमान की ओर नजरें उठाता, जैसे कोई जवाब मांग रहा हो। स्टेशन पर लोगों की भीड़ थी, लेकिन अर्पित के लिए सब कुछ जैसे ठहर गया था। वह उस चिट्ठी को कांपते हाथों से खोलता है, और जैसे ही उसकी नजरें उन शब्दों पर जाती हैं, उसकी आंखों में नमी उतर आती है। यह चिट्ठी उसकी मां की आखिरी निशानी थी। अर्पित ने चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। मेरे लाल, जब तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे होगे, तब मैं शायद इस दुनिया में न रहूं, लेकिन तुम्हारे दिल के हर कोने में मैं हमेशा रहूंगी। तुम्हारी हंसी में, तुम्हारी उदासी में, तुम्हारी हर धड़कन में। चिट्ठी के पहले ही शब्दों ने अर्पित के भीतर हलचल मचा दी। उसकी मां, जो हमेशा उसके लिए एक ढाल बनकर खड़ी रहीं, अब सिर्फ कागज के इन चंद शब्दों में सिमट चुकी थीं। वह कांपते होंठों से आगे पढ़ने लगा। बचपन में जब तुम पहली बार गिरकर रोए थे, तब तुम्हें गोद में उठाकर दिलासा देने वाली मैं थी। जब तुमने पहली बार पेंसिल पकड़ी थी, तब तुम्हारी नन्ही उंगलियों को सहारा देने वाली मैं थी। जब तुमने पहली बार मांग कहा था, तब मेरी दुनिया रोशनी से भर गई थी। अर्पित के दिल में बीते दिनों की यादें कौंध गईं। मां का वह प्यार, वह ममता, वह स्नेह, सब कुछ उसकी आंखों के सामने किसी चलचित्र की तरह चलने लगा। लेकिन आखिर यह चिट्ठी मां ने क्यों लिखी थी? आखिर उन्होंने यह क्यों कहा कि जब वह इसे पढ़ेगा, तब वह इस दुनिया में नहीं होंगी? क्या हुआ था मां के साथ? अर्पित की आंखों से आंसू टपक कर चिट्ठी पर गिर पड़े। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने खुद को संभालते हुए आगे पढ़ना जारी रखा। मेरे बेटे, तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और मैं तुम्हें रोज रात को कहानियां सुनाया करती थी? तुम्हें सोने में दिक्कत होती थी, लेकिन मेरी आवाज सुनते ही तुम चैन से सो जाते थे। मुझे पता था कि एक दिन तुम बड़े हो जाओगे, अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाओगे, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरा अपना बेटा मुझसे इतना दूर हो जाएगा कि मेरी तकलीफ भी न देख सके। यह पढ़ते ही अर्पित की सांसें अटक गईं। उसने सिर झुकाकर चिट्ठी को कसकर पकड़ लिया। उसे महसूस हो रहा था कि मां की चिट्ठी में सिर्फ स्याही नहीं, बल्कि दर्द भी घुला हुआ था। तुम्हें याद है जब तुम पहली बार शहर गए थे पढ़ाई के लिए? मैं हर रात तुम्हारी याद में रोती थी, लेकिन कभी तुमसे शिकायत नहीं की। तुम्हारे सपनों को पूरा होते देखना ही मेरी खुशी थी। पर जैसे जैसे तुम बड़े होते गए, तुम्हारे फोन कॉल्स कम होते गए, तुम्हारी बातें औपचारिक होती गईं। पहले तुम अपनी हर छोटी बड़ी बात मुझसे कहते थे, फिर धीरे धीरे तुम्हारे पास समय नहीं बचा। अर्पित की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसे याद आने लगा कैसे वह मां से रोज बात किया करता था, फिर धीरे धीरे महीने में एक बार, और फिर लगभग कभी नहीं। काम, दोस्त, लाइफ की भाग दौड़, इन सब में मां कहीं पीछे छूट गई थी। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन क्या कभी सोचा है कि जब मैंने तुम्हें जन्म दिया था, तब मेरी दुनिया सिर्फ तुम थे? पर तुम्हारी दुनिया बनते बनते उसमें मेरी जगह छोटी होती गई। जब मैं बीमार पड़ती थी, तो तुम्हें बस एक औपचारिक कॉल करने की फुर्सत मिलती थी। जब मेरे घुटनों में दर्द होता, तो मैं तुम्हारी आवाज सुनने को तरसती थी। अर्पित के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। मां कई बार कहती थीं, बेटा कभी आकर मिल जाया कर, और वह हर बार कहता, मां बहुत बिजी हूं, अगले महीने जरूर आऊंगा। लेकिन वह अगला महीना कभी नहीं आया, और अब शायद कभी आएगा भी नहीं। मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस थोड़ा सा समय मांगा था। अब शायद मांग भी नहीं सकती। अब शायद मेरा समय ही खत्म हो रहा है। अगर हो सके तो एक बार आ जाना मुझसे मिलने, नहीं तो मेरी यादों से मिलने। अर्पित का गला भर आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस चिट्ठी को और कैसे पढ़े। हर शब्द उसकी आत्मा को झकझोर रहा था। स्टेशन की भीड़ से बेखबर वह वहीं बैठ गया, चिट्ठी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। अब उसे समझ आ रहा था कि मां की आवाज में हर बार दर्द क्यों होता था, वह हर बार उदास क्यों लगती थीं, और अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। अर्पित की आंखों के सामने अतीत की तस्वीरें घूमने लगीं। वो पुराना घर, वो आंगन जहां उसकी मां हर शाम तुलसी के पौधे में पानी डालते हुए उसे आवाज देती थीं, अर्पित आ बेटा, खाना खा ले, तेरा पसंदीदा आलू के पराठे बनाए हैं। और वो
अक्सर अपने दोस्तों के साथ खेलने में इतना मस्त रहता कि मां की आवाज को नजरअंदाज कर देता। आज वही आवाज कहीं खो चुकी थी। वो चाहकर भी अब मां को जवाब नहीं दे सकता था। उसके भीतर एक तूफान उठ रहा था। ट्रेन की आवाजें, लोगों की भीड़, सब कुछ धुंधला सा लगने लगा था। उसने लड़खड़ाते हाथों से चिट्ठी को और कसकर पकड़ लिया और आगे पढ़ने लगा। बेटा, मुझे नहीं पता कि जब तक यह चिट्ठी तेरे हाथ में पहुंचेगी तब तक मैं जिंदा रहूंगी या नहीं, लेकिन अगर मैं चली भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं होगा। अगर तू सिर्फ एक बार मेरे पास आ जाए, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी, न कोई बहस करूंगी, न शिकायत। बस तुझे देख लूंगी, तेरी आंखों में वो मासूमियत देख लूंगी जो बचपन में थी। अर्पित का दिल एक पल को रुक सा गया। मां को पता था, उन्हें पहले से ही एहसास हो गया था कि उनका वक्त खत्म हो रहा है, और वो तब भी किसी शिकायत की जगह सिर्फ बेटे की एक झलक मांग रही थी। उसने कांपते हाथों से जेब से अपना फोन निकाला और झट से घर का नंबर डायल किया। उधर घंटी बज रही थी, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दोबारा कोशिश की। इस बार कॉल कनेक्ट हुआ, लेकिन आवाज मां की नहीं थी, उसके चाचा की थी। हेलो चाचा जी, मां कैसी हैं? प्लीज फोन दो उन्हें, मैं बात करना चाहता हूं। अर्पित की आवाज में घबराहट थी। चाचा की आवाज भारी थी, जैसे कोई दुख उनके शब्दों में लिपटा हो। बेटा, बहुत देर कर दी तूने। तेरी मां अब किसी फोन का इंतजार नहीं कर रही। वो अब तुझे देखने का भी इंतजार नहीं कर रही। अर्पित के हाथ से फोन गिर पड़ा। उसके अंदर कुछ टूट गया था। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया किसी गहरी खाई में समा गई हो। मां सच में चली गई? वो चिट्ठी अभी भी उसकी गोद में पड़ी थी, लेकिन अब वो सिर्फ एक चिट्ठी नहीं थी। वो एक ऐसी सजा थी जो अर्पित को जिंदगी भर काटनी थी। उसने अपना बैग उठाया और बेतहाशा दौड़ते हुए टिकट काउंटर की तरफ भागा। एक टिकट गांव जाने की। अर्पित का दिल जोरों से धड़क रहा था। टिकट लेते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें छलकने को बेताब थीं, लेकिन वह खुद को किसी तरह संभाले हुए था। ट्रेन का समय हो चुका था और वह हड़बड़ाते हुए प्लेटफॉर्म की तरफ भागा। ट्रेन में बैठते ही उसकी नजर फिर चिट्ठी पर पड़ी। मां की आखिरी चिट्ठी, जो अब सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उसके सीने में जलते हुए अंगारे बन चुके थे। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी, लेकिन अर्पित का मन जैसे कहीं अटका हुआ था। गुजरे पलों में, उन यादों में जिनमें उसकी मां हमेशा मुस्कुराती थी, उसकी हर गलती को माफ कर देती थी, बिना किसी शिकायत के बस उसे प्यार देती थी। मैंने मां को कितनी बार नजरअंदाज किया। मैंने कभी नहीं सोचा कि उनका वक्त भी खत्म हो सकता है। सोचते सोचते उसकी आंखें भर आईं। उसने फोन उठाया और चाचा को फिर से कॉल किया। फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उसकी दुनिया जैसे ठहर गई थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन अब यह बारिश सिर्फ बादलों की नहीं थी। ये आंसू थे जो बिना रुके बह रहे थे। उसे याद आया, मां उसे हमेशा कहती थीं, बेटा, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, जो करना हो सही समय पर कर लेना। पर उसने मां की इस बात को कभी सीरियसली नहीं लिया। और अब बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन अर्पित को लग रहा था कि वह कहीं पीछे छूट गया है। वहीं जहां उसकी मां अब भी किसी शाम तुलसी के पौधे में पानी डालते हुए उसे पुकार रही थी, अर्पित, आ बेटा, खाना खा ले। लेकिन अब कोई जवाब देने वाला नहीं था। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए अर्पित का दिल अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था, काश मैं बस एक बार मां को देख पाता। काश मैं उन्हें गले लगा पाता। काश मैंने उन्हें इतना इंतजार ना कराया होता। पर अब काश कहने से क्या होता। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं, और अर्पित को ऐसा लग रहा था मानो आसमान भी उसके गम में रो रहा हो। उसने अपने आंसू पोंछे, लेकिन जितना मिटाने की कोशिश करता, उतना ही दर्द बढ़ता जाता। ट्रेन की तेज रफ्तार के साथ ही उसके दिमाग में यादों की एक फिल्म चल रही थी। बचपन में जब भी मैं बीमार पड़ता था, मां रात भर जागकर मेरी देखभाल करती थी। जब पहली बार शहर पढ़ाई के लिए आया तो मां हर दिन फोन करती थी, पर मैंने धीरे धीरे फोन उठाना कम कर दिया। जब उन्होंने कहा था, बेटा, तेरी बहुत याद आती है, बस एक बार आ जा, तब मैंने बहाना बना दिया था, मां अभी बहुत काम है, अगले महीने आऊंगा। और अब मां इस दुनिया में नहीं थी,
और वह आखिरी बार उनसे मां कहकर भी नहीं मिल पाया। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी। कुछ लोग चढ़े, कुछ उतरे, लेकिन अर्पित की नज़रों में अब कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसने फ़ोन उठाया और घर का नंबर फिर से डायल किया। चाचा की भारी आवाज़ आई, बेटा तू कब तक पहुंचेगा? अर्पित की आवाज़ कांप रही थी। बस थोड़ी देर में। माँ का कमरा वैसे ही रखना चाचा जी, मैं उनके पास बैठना चाहता हूं। उधर से कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर चाचा बोले, बेटा माँ का कमरा हमेशा की तरह साफ सुथरा है, लेकिन अब वो कुर्सी खाली है जिस पर बैठकर वो रोज तेरा इंतजार करती थी। अर्पित ने फोन रख दिया। अब उससे और कुछ नहीं सुना जा रहा था। ट्रेन आखिरी स्टॉप पर पहुंचने वाली थी। कुछ देर बाद ट्रेन रुक गई। ट्रेन से उतरकर वह बेतहाशा अपने गांव जाने के लिए ऑटो की तलाश करने लगा। दिल की धड़कनें तेज थीं, आंखों के आगे धुंधलापन था। जब वह घर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा था। चाचा जी कहाँ गए? तभी पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा आईं और उनके चेहरे पर दर्द था। बेटा तू बहुत देर कर चुका है। तेरी माँ तुझे आखिरी बार देखने के लिए तरस गई, लेकिन तू नहीं आया। आज सब लोग श्मशान गए हैं। तेरी माँ अब बस यादों में रह गई है। अर्पित के पैर लड़खड़ा गए। वह वहीं जमीन पर बैठ गया, सिर पकड़कर रोने लगा। अब उसके पास माँ नहीं थी, बस उनकी आखिरी चिट्ठी थी। अर्पित जमीन पर बैठा, फटी आंखों से घर के बंद दरवाजे को देख रहा था। दिल एक अजीब बोझ से दबा जा रहा था। आसपास खड़े लोग उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके शब्द किसी गूंज की तरह कानों में टकरा रहे थे, बेजान, अर्थहीन। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मां चली गईं। वो मां जिन्होंने उसकी हर जरूरत को बिना कहे समझ लिया था, जो हमेशा उसकी राह तकती थीं, जिनकी ममता की छाव में उसने अपने सबसे बेफिक्र दिन गुजारे थे। आज वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थीं। वो हड़बड़ाते हुए उठा और सीधे श्मशान की ओर भागा। पांव लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं थी। श्मशान पहुंचते ही उसकी नजर चिता पर पड़ी, जहां से धुआं अब भी उठ रहा था। वो वहीं ठिठक गया। एक सिहरन पूरे शरीर में दौड़ गई। नहीं, ये सपना है, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन ये सपना नहीं था। मां सच में चली गई थी, और अर्पित, वो आखिरी बार उनके हाथ तक नहीं छू सका। उसकी आंखें शून्य में कहीं खो गईं। चारों तरफ सन्नाटा था, बस लकड़ियों के जलने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसके चाचा ने आकर उसे कंधे पर हाथ रखकर संभालने की कोशिश की, लेकिन अर्पित का पूरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया था। बेटा, अब कुछ नहीं किया जा सकता। चाचा की आवाज भारी थी। अर्पित कुछ नहीं बोला। उसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। मां के जाने से पहले उसकी दुनिया एक तेज रफ्तार वाली ट्रेन की तरह थी, जिसमें वो बिना रुके भाग रहा था। करियर, पैसा, जिम्मेदारियां, सब कुछ। पर अब उसे लग रहा था कि वो ट्रेन अचानक किसी वीरान जगह पर रुक गई थी, जहां सिर्फ पछतावा था और कुछ नहीं। उसकी नजर अपनी मुट्ठी में जकड़ी हुई मां की आखिरी चिट्ठी पर गई। उसने कांपते हाथों से उसे खोला, लेकिन अब शब्द धुंधले लग रहे थे। आंखों से बहते आंसुओं ने पूरे कागज को गीला कर दिया था। वो वहीं घुटनों के बल बैठ गया, चिट्ठी को सीने से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, और उसके साथ ही अर्पित की दुनिया भी अंधेरे में समा रही थी। श्मशान घाट की चिता धीरे धीरे बुझ रही थी। सूरज डूब चुका था, लेकिन अर्पित के भीतर का अंधेरा और गहराता जा रहा था। उसकी आंखों के सामने बस एक ही चेहरा था, मां। वो मां जो अपने आखिरी वक्त तक उसके इंतजार में थीं। वो मां जिन्होंने सिर्फ अपने बेटे की एक झलक के लिए अंतिम सांसों तक संघर्ष किया। पर अर्पित, वह समय पर नहीं आ सका। पछतावे का एक सैलाब उसके भीतर उमड़ पड़ा। उसने मां की चिट्ठी को सीने से लगाते हुए आकाश की ओर देखा और फूट फूट कर रोने लगा। मां, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको बहुत दर्द दिया। मैंने कभी आपके प्यार की कीमत नहीं समझी। लेकिन अब कोई जवाब नहीं आने वाला था। अब कोई प्यार भरी डांट नहीं मिलेगी। अब कोई यह कहने वाला नहीं होगा, बेटा खाना खा ले, काम बाद में भी हो जाएगा। अब बस यादें थीं और पछतावा। अर्पित भारी कदमों से घर लौटा। वो घर जो कभी मां की हंसी से गूंजता था, अब वीरान लग रहा था। हर कोना अर्पित को चुभने लगा। वो मां के कमरे में गया। वहां सब कुछ वैसे ही था जैसा उन्होंने छोड़ा था।
तकिए के पास रखे पुराने चश्मे, दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीर और वो कुर्सी जिस पर बैठकर मां रोज उसका इंतजार करती थी। अर्पित ने कांपते हाथों से उस कुर्सी को छुआ। मां, अब कोई तुम्हें नजरअंदाज नहीं करेगा, अब कोई तुम्हें भूलकर अपने कामों में नहीं खोएगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने मां की आखिरी चिट्ठी को उनके तकिए के नीचे रख दिया और धीरे धीरे पीछे हट गया। कमरे से बाहर निकलते हुए उसने खुद से एक वादा किया, अब मैं कभी अपने अपनों को नजरअंदाज नहीं करूंगा। अब मैं कभी किसी को यह महसूस नहीं करने दूंगा कि वो अकेला है, क्योंकि वह जान चुका था रिश्तों को कल पर टालना कभी कभी उन्हें हमेशा के लिए खो देने के बराबर होता है। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।